हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज मैं हूं आपके साथ अनम काज़मी और मैं हूं सबा शेख। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, टिप टॉप होंगे और कराची में रिमझिम को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। बिलाखिर कराची में भी मौसम अच्छा होना शुरू हो चुका है। सर्दी तो हो ही रही थी लेकिन अब बारिश भी होना शुरू हो गई है। बड़ा दिल करता था कि जब भी हम लाहौर का जिक्र करते थे, इस्लामाबाद का जिक्र करते थे कि वहाँ पर बादल आए हैं, बादलों ने बरसना शुरू कर दिया है, तो हम कराची वाले सिर्फ हसरत से देखते थे, लेकिन फाइनली हमारे यहाँ भी बारिश शुरू हो चुकी है। मौसम इंतहाई खुशगवार है। साइबेरिया की ठंडी ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं और कहा जा रहा है कि मजीद अब सर्दी में इजाफा हो जाएगा। तो ओवरऑल मौसम इंतहाई खुशगवार है। हम चाहेंगे कि आप इस मौसम को भरपूर तरीके से एंजॉय भी करें। बढ़ते हैं आज की शो की हमारी कुछ स्टोरीज की जानिब। बहुत कुछ आज के दिन भी होने जा रहा है। सबसे पहले तो मैं जिक्र करना चाहूंगी आलमी अदालत इंसाफ में कुलभूषण का मामला, जिस पर पाकिस्तान से जवाब तलब किया गया था। आज आखिरी तारीख है और आज के दिन पाकिस्तान को अपना जवाब बताना है और पाकिस्तान ने अपना जवाब भरपूर तरीके से तैयार कर लिया है, जिसके बाद आज जवाब जमा कराया जाएगा और उसके बाद फिर भारत भी जो है वो जवाब जमा कराएगा। लेकिन अगर स्टिल कोई भारत के जवाब में पाकिस्तान के लिए सवाल हुआ तो पाकिस्तान से एक बार फिर जवाब तलब किया जाएगा। इसके अलावा आज एक अहम मीटिंग होने जा रही है, OIC का इजलास होने जा रहा है और हमारे वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी तुर्की पहुंच चुके हैं। तमाम मुस्लिम ममालिक, तकरीबन 57 मुस्लिम ममालिक के जो सरबराहान हैं उसमें शिरकत कर रहे हैं और जो ट्रंप ने फैसला किया है जो बैतुल मक़दस है उसको इसराइल का दारुल हुकूमत कंसीडर करने का, उसके ऊपर आज अपने तमाम मुस्लिम ममालिक जो है वो हिकमत अमली तैयार करेंगे कि आखिर इस मामले को किस तरह से निपटा जाए और सबका मौक़िफ़ क्या होगा, ये बात वाज़ेह हो जाएगी। जिसके लिए पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी करने के लिए वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी गए हैं और उसके साथ साथ वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ इनके हमरा मौजूद है और वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ भी जो है वो तुर्की रवाना हुए, जहाँ पर इस्तांबुल में ये तमाम तर इवेंट हो रहा है। जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि तीनों सरबराहान जो है वहीं से लंदन रवाना होंगे, नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी करेंगे। तो वहाँ पर जाकर कुछ अहम जो मुल्की अमूर है उस हवाले से भी डिस्कशन होगी और साथ साथ एक और आज का खास इवेंट है वो ये कि कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है। कल हमने देखा कि फाटा इस्लाहात के हवाले से अपोजिशन ने वर्कआउट किया और कॉपियां भी फाड़ दी और डेस्क का घेराव भी किया, जिसकी वजह से ये मौखर हो गया था। लेकिन आज कौमी असम्बली का इजलास एक बार फिर से होने जा रहा है और फाटा इस्लाहात के हवाले से जो है वो मजीद बातचीत की जाएगी। तो जनाब बातचीत हो रही थी स्टार्टिंग में मौसम के हवाले से, तो दूर तक छाए थे बादल, कहीं साया ना था। इस तरह बरसात का मौसम कभी आया ना था, मगर अब बरसात भी है, बादल भी है और साया भी है। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश बस होने को है और अगर मौसम की बात की जाए तो इंतहाई खुशगवार मौसम है। अगर न्यूज़ रूम की बात की जाए तो न्यूज़ रूम में भी लोग बड़े खुश हैं, चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं और साथ साथ इंजॉय कर रहे हैं इस मौसम को, खबरों को भी। और दूसरी जानिब अगर शहरियों की बात की जाए तो शहरियों ने बड़ी तादाद में CBO का रुख भी कर लिया है और मौसम के साथ साथ खाबों और ढाबों को भी एंजॉय कर रहे हैं। तो मौसम के हवाले से हम आपको मजीद भी बताते रहेंगे, बल्कि कराची के मौसम के हवाले से हम एक पूरा एपिसोड करेंगे जिसमें आपको बताएंगे कि कराची के लोग जो है वो किस तरीके से इस मौसम सरमा की बारिश होने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि बूंदाबांदी तो आज सुबह से और कल रात से जारी ही थी। लेकिन अगर सियासी खबरों पर नजर डाली जाए तो एक दफा फिर से दहशतगर्दों ने वार किया है शुमाली वजीरिस्तान में और एक दफा फिर से सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया है। ज़रबे अज़्ब के बाद से, ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब के बाद से पाक फौज की कामयाबियां उस इलाके में जारी हैं। उस इलाके के हवाले से अगर बात की जाए तो इंतहाई दुश्वार गुजार ये रास्ता है, पहाड़ों का वहां पर सिलसिला है, जहां से घात लगाकर, जहां से छुपकर इन दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमला किया, जिसमें हमारे जो सेकंड लेफ्टिनेंट हैं अब्दुल मुईद वो शहीद हो गए। और अभी यही कहा जा रहा था कि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से वो पास आउट हुए थे और उसके बाद वो उस गाड़ी में मौजूद थे। एक सिपाही हमारे शहीद हुए हैं, एक सिपाही जख्मी थे जिनको लेकर जाया जा रहा था, महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा रहा था। 2 और लोग भी जख्मी हुए हैं। इससे पहले गुज़िश्ता अगर पिछले हफ्तों के ऊपर नजर डाली जाए तो 2 हफ्तों के दौरान 4 दफा जो है दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को। दूसरी जानिब फाटा इस्लाहात का भी मामला है। तो इसी हवाले से आर्मी चीफ का भी बयान आया है कि जो आज़ादी है वो इतनी आसानी से नहीं मिलती, जबकि DG ISPR ने भी इन तमाम शोधा को सलाम पेश किया है। और आज गुड मॉर्निंग आज के प्लेटफॉर्म से हम भी इन तमाम शोधा को सलाम पेश करेंगे और हमारी जो दूसरी टॉप स्टोरी होगी वो होगी फाटा से रिलेटेड।
पूरी दुनिया में जहां लोग अपने दीगर मसाइल के लिए लड़ रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, अपने राइट्स के लिए लड़ रहे होते हैं, वहीं पाकिस्तान में ऐसी यूथ भी है जो कि पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तान के शहरियों जैसे हुकूक पाने के लिए लड़ रही है। और इस हवाले से उनका यही कहना है कि वो फाटा को जम करना चाहते हैं और इस हवाले से इस्लाहाती बिल कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। कल भी हमने देखा कि कितना हंगामा हुआ पार्लियामेंट के अंदर और नॉन सीरियस एटीट्यूड है हुकूमत का भी। और दूसरी जानिब अगर इसी एटीट्यूड की बात की जाए तो फाटा के लोगों के मसाइल अब कौन हल करेगा? क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जब अमन कायम होगा तो ये मसला हल होगा, या फिर हुकूमत को अपने तौर पर अभी फौरी तौर पर इसको मुल्क का मसला समझते हुए, अपनी आवाम का मसला समझते हुए इसको हल करना चाहिए? फाटा रिफॉर्म्स के हवाले से इमरान खान साहब भी बहुत ज़्यादा बातें कर चुके हैं और उनकी बातें कहीं ना कहीं सही भी हैं। इस मामले पर कल जो है सिराजुल हक ने एक रैली में भी शिरकत की और उन्होंने भी इस के मुताबिक जो है आवाज़ उठाई। तो एक तरफ फाटा का मसला है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से बहुत जो है वो मसाइल हैं, और तीसरी जानिब जो है वो हम देखते हैं कि पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर भी खतरात से निपटने के कई सारे चैलेंजेस हैं। तो ये तमाम बातें आज हम अपने शो में शामिल करेंगे और आपको बताएंगे कि इसके ऊपर मजीद अब क्या अपडेट हुई है। लेकिन अभी बढ़ते हैं हमारी टॉप स्टोरीज की जानिब। हमारी खाक से खुशबू वतन की आएगी, हमारा खून इस मिट्टी के रंग में शामिल है। अर्ज़े पाक दो बेटों ने वतन पर जान कुर्बान कर दी। शिमाली वजीरिस्तान में जाम शहादत नोश करने वाले सेकंड लेफ्टिनेंट अब्दुल मुईद का जिस्द खाकी उनकी रिहाइशगाह लाहौर पहुंचा दिया गया। अयूब ग्राउंड में नमाज जनाजा अदा की जाएगी। कराची का मौसम हो गया औसम, शहर कायद में बादलों का पड़ाव, डिफेंस, कोरंगी, शारा फैसल, गुरुमंदर और खारादर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी के तड़के ने मौसम सुहाना कर दिया। ठंडी ठार हवाओं से अवाम लुत्फानंदोज। फाटा इस्लाहात के मामले पर इवान में तूफान, दूसरे रोज भी बिल पेश न करने पर ऑपोजिशन का वॉकआउट। अरकान का फाटा का मामला जमहूरियत के खिलाफ साजिश करार दे दिया गया। FCR में पॉलिटिकल एजेंट मुगल बादशाह से भी ज्यादा बाइख्तियार हैं। अमीर जमात इस्लामी का फाटा लॉन्ग मार्च से खिताब, ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का फाटा खैबर पख्तूनख्वा में जम करने का मुतालबा। लॉन्ग मार्च के शुरका की फाटा इस्लाहात पर अमल दरामद के लिए हुकूमत को 31 दिसंबर का अल्टीमेटम। पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले में मुसलसल बेकदरी से 2-4 इंटरबैंक मार्केट में 3 रोज के दौरान डॉलर की कीमत ₹5.50 बढ़ गई। ओपन मार्केट में $1 12.5 का हो गया। ताजिर, सनतकार सब परेशान। गैर मुल्की कर्जों का हजम बढ़ेगा, दरामदी माल की लागत बढ़ने से महंगाई का तूफान आएगा। चले जनाब, महंगाई का तूफान आएगा और अब क्या क्या बॉम्ब गिरेंगे हमारे ऊपर महंगाई के, ये तो हमें पता चल ही जाएगा। लेकिन अभी नजर डालेंगे अखबारों की शह सुर्खियों पर। तो जनाब, जंग की जो मेन लीड है इस वक्त, वो लीड है वही जिसके बारे में मैं जिक्र कर रही थी, शुमाली वज़ीरिस्तान के हवाले से। और दहशतगर्दों का हमला, 21 साला सेकंड लेफ्टिनेंट समेत 2 शहीद, आज़ादी की कीमत धरती के बेटे अदा करते हैं। आर्मी चीफ ने ऐसा कहा है और साथ साथ DGI SPR ने भी इस हवाले से ट्वीट की है। तो अगर बात की जाए अब्दुल मुईद साहब के हवाले से, जो कि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से तरबियत लेने के बाद पहली दफ़ा इनकी पोस्टिंग हुई थी शुमाली वज़ीरिस्तान में और ये फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे मुल्क की सलामती के लिए। तो सिक्योरिटी फोर्सेस के अगर हवाले से बात की जाए तो जिस तरीके से दहशतगर्दों ने हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाना अब दोबारा से शुरू किया है, तो ये सिलसिला अब चल पड़ा है। सिक्योरिटी के हालात कदरे बेहतर हुए हैं, शुमाली वज़ीरिस्तान का इलाका काफ़ी तौर पर क्लियर हुआ है। इसके हवाले से जो है अमेरिका से एक तज्ज़ियाकार भी आए थे और मीरान शाह का दौरा कर गए थे और उन्होंने
यही कहा था कि पाक फ़ौज ने जो है कई कामयाबियां समेटी हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान की अगर बात की जाए तो ये एक ऐसा इलाका है जो कि पहाड़ों पर मुश्तमिल है और इतना आसान नहीं था इसको क्लियर करना। वहाँ पर बहुत दुश्वार गुजार रास्ते हैं जहाँ से गुजर कर पाक फ़ौज ने ये ऑपरेशन किया है, जहाँ से आगे बढ़कर पाक फ़ौज ने दहशतगर्दों का कला कमा किया है। तो ये एक कोई इजी ऑपरेशन नहीं था जिसको इतनी अच्छे तरीके से कामयाबी हासिल की गई है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जहाँ पर हम नेशनल एक्शन प्लान की बात करते हैं, अफसोस की बात यह है कि जहाँ पर हम टेररिज्म के ख़िलाफ़ लड़ने की बात करते हैं, वहीं अगर देखा जाए तो हमारी पाक फ़ौज के कितने ही इस तरह के लेफ्टिनेंट जनरल हैं, कितने ही इस तरह के सिपाही हैं जो कि शहीद हो चुके हैं। अगर अरसलान आलम की बात की जाए तो हमने देखा कि उनको किस तरीके से शहादत मिली वहाँ पर। तो पाक फ़ौज की जानिब से लड़ने का और कामयाबी हासिल करने का सिलसिला तो जारी है और पाक फ़ौज के साथ पूरी कौम और हम सब शाना बशाना खड़े हैं। पाक फ़ौज को हम खराज तहसीन पेश करते हैं। हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऐसे ही लड़ते रहेंगे, हम झुकेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं और हमें बड़ा फ़ख्र है कि हमारी फ़ौज इतनी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रही है और दहशतगर्दों का कला कमा कर रही है। चले जनाब, हमारी तरफ से और गुड मॉर्निंग आज के इस प्लेटफॉर्म से हम अपने सिपाहियों को, अपनी फ़ौज को सलाम पेश करते हैं। आज की अगर कुछ अहम खबरें और एक्सप्रेस रोज़नामा की मेन लीड के बारे में बात करूं तो वो है कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से। जैसे कि अपने शो के आगाज़ में मैंने आपको बताया कि फाटा इस्लाहात के ऊपर हमने कल भी देखा कि बड़ा एहतजाज हुआ, बड़ी ही बदनज़मी देखी गई, जिसके बाद ये इजलास मुलतवी हो गया। लेकिन बिल आखिर ये इजलास आज किया जा रहा है, जिससे पहले हमने देखा कि वज़ीर आज़म ने तमाम पार्लिमानी रहनुमाओं को बुला लिया और उसके ऊपर उन्होंने जो है वो परसों बुलाया है कि इस सब पर मामले पर बातचीत की जाएगी और फिर इसका बिल आखिर हल निकाला जाएगा। और अब हल निकालना यूँ भी ज़रूरी है क्योंकि अब अल्टीमेटम दे दिया गया है। मुख्तलिफ जमातें इस वक्त एहतजाज कर रही हैं और उन लोगों की जानिब से 31 दिसंबर का अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अगर 31 दिसंबर तक फाटा इस्लाहात पर कोई काम नहीं किया गया तो उसके बाद हम जाएंगे एक बार फिर से इस्लामाबाद में धरना दिया जाएगा। तो ओवरऑल ये जो धरने की गूंज है जगह जगह से सुनाई दे रही है, चाहे वो हम देखें अब सिराजुल हक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की जानिब से हो और उन्होंने भी कल यही बात की है, या फिर ताहिरुल कादरी की तरफ से हो, तो इस वक्त हुकूमत को बहुत ज़्यादा टफ टाइम मिल रहा है। और दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि अब जब अपोजिशन एक तरफ मुत्तहिद है मुख्तलिफ मामलात के ऊपर, एक तरफ तो साना मॉडल टाउन के ऊपर हम देख रहे हैं अपोजिशन मुत्तहिद दिखाई दे रही है, उसके अलावा फाटा इस्लाहात के ऊपर भी इस वक्त हुकूमत मुत्तहिद दिखाई दे रही है। तो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत के लिए जो है वो इस वक्त सिचुएशन काफ़ी मुश्किल, काफ़ी क्रिटिकल होती जा रही है, इन तमाम चीज़ों को डील करना। और एक धरने के ऊपर एक धरने की धमकी, तो क्या सिचुएशन बनेगी, कैसी सूरत हाल ये बेहतर होगी, इस सब पर आज के शो में आगे चलकर भी बात करेंगे। लेकिन मेनली इस खबर को जो है वो आज यहाँ पर अपनी मेन लीड बनाया गया है। साथ साथ यहाँ पर एक जिक्र करना चाहूंगी दूसरी खबर का, जो कि पाकिस्तान की सऊदी अरब को दिफाई मुआहदे की पेशकश के हवाले से यहाँ पर खबर लगाई गई है कि दोनों ममालिक जामे दिफाई ताल्लुक की तरफ बढ़ रहे हैं। स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटियों के मुआहदे भी हो सकते हैं। इसके अलावा भी हमने देखा कि जो वजीर दिफा है सऊदी अरब के, उनकी भी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई और उन्होंने भी मुल्की जो दोनों मुल्कों के दरमियान इन ताल्लुकात के सफारती सतह पर भी ताल्लुकात बेहतर करने की बातचीत की है। और साथ साथ उन्होंने जो ओवरऑल अब ये जो सिचुएशन बन चुकी है ट्रंप के बयान आने के बाद से, तो इसके ऊपर भी जो है वो उनका मौक़िफ़ जाना है, जिसके ऊपर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बड़ा ही ज़बरदस्त पैगाम दिया। उनका ये कहना है कि हमारे लिए मसला फ़लस्तीन भी इसी तरह है जैसे मसला कश्मीर, तो इन दोनों चीज़ों का हल जो है उसमें पाकिस्तान की मुआवनत हमेशा से ही रहेगी और पाकिस्तान हमेशा से ही चाहेगा कि इसका बेहतर तौर पर कोई हल निकाला है। अच्छा, यहाँ पर तो फाटा के हवाले से हम बात करेंगे और आगे हमें फाटा के हवाले से तज्ज़ियाकार भी ज्वाइन करेंगे और हमारी ब्यूरो चीफ भी ज्वाइन करेंगी, मज़ीद बात करेंगे इस पर। लेकिन अभी जो यहाँ पर जंग की मेन लीड है वो है कि डॉलर रिकॉर्ड महंगा 112 रुपए का हो गया है। तो डॉलर के हवाले से अगर बात की जाए तो एक तहलका सा मचा हुआ है इकॉनमी के हवाले से। इसाक डार साहब जो है इससे पहले और हुकूमत की जानिब से, या मिफ्ता इस्माइल साहब हों या इनके दीगर एडवाइज़र्स हों, सब की जानिब से यही कहा जा रहा था कि जी मईशत बहुत अच्छी चल रही है। इंटरनेशनल बैंक का जब वफ्त आता था तो यही कहते थे कि जी हम तो इंटरनेशनल मार्केट में जो है बहुत राइज़ कर रहे हैं, मईशत बेहतर हो रही है, इकॉनमी बढ़ रही है। लेकिन ऐसा यूजुअली अब देखा गया कि इसाक डार साहब जैसे ही गए हैं तो ऐसा हो नहीं पाया है, बल्कि हमारा जो रुपये है वो डॉलर के मुकाबले में कई गुना गिर गया है। और ये बात मान लेनी पड़ेगी कि डेफिनेटली इसके पीछे कई हुकूमत की ऐसी पॉलिसीज़ थी जिसकी वजह से नौबत यहाँ तक आई। क्या कर्जे ज़्यादा ले लिए इन्होंने, इसी हवाले से हमने जो है वो बात भी की थी एक्स डायरेक्टर से स्टॉक एक्सचेंज के, तो उस हवाले से भी आपको बताएंगे। लेकिन अगर ओवरऑल मईशत की बात की जाए, ओवरऑल अगर बात की जाए डॉलर के हवाले से, तो इस दफ़ा जितनी हलचल है, इस दफ़ा स्टेक होल्डर्स हैं उनके दरमियान जो है आपस में इतनी ज़्यादा हलचल है, जो सरमायाकार हैं वो तैयार नहीं है पाकिस्तान में
सरमायाकारी करने के लिए, क्योंकि वो कहते हैं जी हमें तो मुस्तहकम पाकिस्तान चाहिए। तो दूसरी जानिब जो है वो इस हवाले से मज़ीद भी आपको व्यूज़ बताएंगे कि ये किस तरीके से मुमकिन है कि बेहतरी आ सके मईशत में, और क्या कहा गया है स्टॉक मार्केट के एक्स डायरेक्टर की जानिब से। लेकिन अभी हम बढ़ते हैं मुख्तलिफ शहरों की जानिब और वहाँ से जान लेते हैं कि आज क्या सूरत है। सबसे पहले हम मेरा ख्याल है रुक करेंगे इस्लामाबाद का, और वहाँ पर हमारे नुमाइंदे राना तारिक मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि इस्लामाबाद में आज क्या क्या एक्टिविटीज़ होने जा रही हैं। मौसम की अपडेट्स आपसे हम लेते रहते हैं। जी राना तारिक, बताइएगा कि क्या एक्टिविटीज़ होने जा रही हैं आज शहर इक़्तिदार में। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में जो काफ़ी सियासी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, गर्मा गर्मी बहुत ज़्यादा है, धरनों की भी गूंज सुनाई दे रही है, और पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में, कौमी असम्बली और सेनेट के ऐवान में भी काफ़ी गर्मा गर्मी जो है देखने में आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में हुदैबिया पेपर मिल केस भी आज उसकी भी समाअत है। इसके अलावा कौमी असम्बली के इजलास में जो है गुज़श्ता 3 दिन से हुकूमत को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कोरम पूरा नहीं हो रहा बार बार, क्योंकि फाटा इस्लाहात का बिल जो है वो हुकूमत पहले दिन एजेंडे में लेके आई थी, और उसके बाद उसको फौरी तौर पर सप्लीमेंट्री एजेंडा जारी करके जो है वो उसको गायब कर दिया गया, जिस पर अपोजिशन जमातें सरापा एहतजाज हैं और मुसलसल ऐवान की कार्रवाई का बाइकाट किए हुए हैं। जबकि सेनेट में भी सेनेट का इजलास भी इसीलिए बुलाया गया था कि हल्का बंदियों के हवाले से जो आईनी तरमीमी बिल है वो पेश किया जा सके, क्योंकि कौमी असम्बली ठीक है, बहुत शुक्रिया राना तारिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे आज से, जहां पर ओवरऑल बहुत सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, चाहे वो सेनेट की बात हो, कौमी असम्बली की बात हो, अदालतों की बात हो, हर तरफ जो है वो एक्टिविटीज ही एक्टिविटीज है। मजीद भी शहरों से हम अपडेट्स हासिल करेंगे, लेकिन यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस एंड कीप वाचिंग। गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं। पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले में मुसलसल बेकदरी से दो चार है। इंटरनेट मार्केट में 3 रोज के दौरान डॉलर की कीमत 5 रुपए 50 पैसे बढ़ गई है, जबकि ओपन मार्केट में 1 डॉलर 12.5 रुपए का हो गया है। ताजिर सनतकार सब परेशान है कि गैर मुल्की कर्जों का हुजूम बढ़ेगा, दरामदी माल जो है उसकी भी लागत बढ़ने का तूफान बढ़ेगा, जिसकी वजह से महंगाई का तूफान आने के भी खदशात जाहिर हो रहे हैं। सो रवा हफ्ते कारोबारी रुपए पर गिरा गुजरा है, जबकि इंटरबैंक में 3 रोज के दौरान डॉलर 5 रुपए 9 पैसे इजाफे से 110 रुपए 63 पैसे का हो गया है, और सिर्फ मंगल के रोज कीमत में 2 रुपए 20 पैसे इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बिल्कुल जनाब, कारोबार के दौरान की इंटरनेट में डॉलर 111 रुपए जबकि रुपए 25 पैसे पर ट्रेड हुआ। ताहम मार्केट में डॉलर की सप्लाई बेहतर होने से कीमत 110 रुपए 63 पैसे पर आ गई है। उधर ओपन मार्केट में डॉलर 3.5 रुपए इजाफे से पहली बार 112 रुपए 50 पैसे का हो गया है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद है साबिक डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जफर मोतीवाला साहब। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा सर, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि सागदार की मौजूदगी में डॉलर मुस्तहकम रहा है और उनके जाते ही डॉलर ने एकदम से उड़ान पकड़ ली है, तो सर आपको क्या लगता है हुकूमत पर इतने कर्जे थे कि डॉलर अपनी सतह पर बरकरार है और इसमें उतार चढ़ाव ना आए, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, इसाक डार के होते हुए भी जुलाई में एक मरतबा झटका लगा था डॉलर रुपये की स्टेबिलिटी को। 3.5 रुपये इंट्रा बैंक में कमी बेशी हुई थी, डॉलर स्ट्रांग हुआ था और करेंसी पाकिस्तानी वीक हुई थी। और जिस जगह आप बैठे हैं उसकी दीवार के साथ ही, स्टॉक एक्सचेंज की दीवार के साथ ही स्टेट बैंक की दीवार है। लेकिन उस टाइम डार साहब ने ये कहकर कि मैं स्टेट बैंक को, मुझे नहीं पता स्टेट बैंक ने क्या किया क्या नहीं किया, और इसको बात को इग्नोर कर दिया था। इसकी आज का अभी भी इंक्वायरी चल रही है। तो ये कहना कि डॉलर को पड़ लगे हैं इसाक डार साहब के जाने के बाद, वो जुलाई में भी इसाक डार साहब के होते हुए भी ये हुआ है कि वो फाइनेंस मिनिस्टर, सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर थे और ये वाकया पेश आया है। 1 रुपया अगर डॉलर स्ट्रांग होता है और पाकिस्तानी करेंसी वीक होती है तो 100 अरब रुपए का कर्जा हम पर बढ़ जाता है। और ये कोई मामूली रकम नहीं है, क्योंकि आपका इन्फ्लेशन भी 4 से 6% हो गया है। और लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे जैसे कर्जा बढ़ता है तो हमारे लिए मुश्किलात इंटरनेशनली बाकी ज़्यादा कर्जा लेने के लिए मुश्किल हो जाती है, और IMF को किस्त देने के लिए भी हमको कर्जा लेना पड़ रहा है। तो ये कहना कि
इसाक डार के जाते ही, और इसाक डार पर ये इल्जाम नहीं है कि डॉलर रुपए की पैरिटी इनके टाइम में खराब नहीं हुई थी, ऐसा। अच्छा सर, इंटरबैंक मार्केट के लोग पाकिस्तान आए, जिसके बाद पाकिस्तानी रुपए में हमने देखा कि काफी हद तक कमी हो गई है, जिसको मजबूरी से या फिर कह लें कि हमारी गलती की वजह से मानना पड़ा है। आपको क्या लगता है कि हुकूमत पहले जो दावे करती थी और अब जो मईशत का हाल हम देख रहे हैं, इन सब में कितना तजाद था? देखिए, बहुत बड़ा तजाद इसलिए है कि जब इंटरनेशनल मार्केट के लोग आते हैं तो उनके पास भी वो इन्फॉर्मेशन होती है जहां पर आम आदमियों को नहीं होती है। हमें हुकूमत कोई फिगर दे रही हो, कोई चीज़ें बता रही हो, सब अच्छा है सब अच्छा है बता रहे हैं, लेकिन उनको पता होता है कि कहाँ अच्छा है और कहाँ ख़राब है। हम ये नहीं कह रहे कि तमाम इंटरनेशनल मार्केट के लोगों ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को बिल्कुल बेकार कहा, लेकिन उन्होंने इंडिकेट किया था कि भाई आपके कर्जे बहुत बढ़ गए हैं, आपकी आउटपुट इतनी नहीं है, आपके यहाँ जो फसल हो रही है उसका खातिर ख्वाह ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं हो रही है, आप को ये चीज़ें करनी पड़ेंगी ताकि आपकी मईशत और बेहतर हो। पहले थोड़ी बेहतरी की खबरें थीं, लेकिन उनको और बेहतर करने के लिए तो वो फिर अपने टर्म्स पर आपको बताते हैं कि आपके करेंसी का और उनकी स्ट्रॉन्ग करेंसी का जिसमें आपने कर्जे लिए हुए हैं उसमें फ़र्क कितना होना चाहिए। फिर आपको मजबूरन वो करना पड़ता है, क्योंकि सबसे हमारा जितना भी कर्जा हम ले रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग करेंसी यानी कि US डॉलर में ले रहे हैं, तो जब वापसी भी करनी होती है तो US डॉलर में करनी होती है। तो वो कोशिश करते हैं कि आपकी करेंसी इतनी वीक हो जाए कि उनके जब वापसी करने हो तो उनको डॉलर ज़्यादा मिल जाए। तो वो जो है, आप जब इतने कर्जे लिए हो और आपकी इकोनॉमी अच्छा काम ना कर रही हो, परफॉर्म ना कर रही हो, तो जाहिर है फिर उनकी बात को हमने सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो हमको वो कर्जा देते हैं। अच्छा, जफर साहब की जानिब से कहा जा रहा था कि हमारे हुकूमत पर जितने भी केसेस हों, जो भी हम फाइनली जो है केसेस भुगत रहे हैं, इसके बावजूद भी हुकूमत ने अपना काम जारी रखा हुआ है और मईशत की जानिब से सब अच्छा है, कि रिपोर्ट इसाक डार की जानिब से भी दी जा रही थी। क्या कहना है आपका इस सब पर? देखिए, केसेस का और हुकूमत का ये कहना बिल्कुल गलत है कि भाई कितने भी केसेस हो हुकूमत जारी रहेगी। हमें अभी इस वक्त कोई हुकूमत नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आप देखिए कि कल कुछ दिन की, बल्कि कल की बात है कि गन्ने को जो फार्मर गन्ना उगाता है उसका कल प्रोटेस्ट हुआ था बिलावल हाउस के करीब, और उसमें भी काफ़ी परेशानियां थी, क्योंकि उनको जो प्राइस गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है वो बहुत कम है और वो उनके लिए बड़ी मुश्किलात लेकर आ रहा है, और उनकी गन्ना खरीदने के लिए हुकूमत के पास पैसे नहीं है। तो हुकूमत अभी चलती हुई नज़र इसलिए नहीं आ रही कि कहीं पर भी हुकूमत की नज़र इकोनॉमी पर भी नहीं है, ना पॉलिटिकल क्राइसिस पर उनकी नज़र है, ना वो अदलिया की तरफ अपना सही रुख किए हुए हैं, ना फौज की तरफ, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ वो सही रुख किए हुए हैं। तो हुकूमत चलती हुई इसीलिए नज़र नहीं आ रही, और यही वजह है कि स्टॉक मार्केट भी घट रही है, डॉलर की करेंसी स्ट्रांग हो रही है, रुपी वीक हो रहा है, और जैसे जैसे ये रिपोर्टें और केसेस बढ़ रहे हैं तो उससे तो हुकूमत की जो गलत रिपोर्टें थी, जी जैसे जैसे केसेस खुल रहे तो पता चल रहा है कि ये सब इन्होंने मिक्सिंग की हुई थी, और इतनी अच्छी इकोनॉमी नहीं है जितनी हुकूमत बता रही थी, और हुकूमत चलती रहेगी ऐसा तो नजर नहीं आ रहा कि चल। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है, इसमें हुकूमत की जानिब से ये कहा जाता है कि मुल्क की बदहाली की जिम्मेदार अपोजिशन है, जिसने धरने दिए, और हमने देखा कि दीगर सियासी हरबों की वजह से जो है वो जमहूरियत को मुस्तहकम नहीं होने दिया गया। ऐसा मौक़िफ़ है हुकूमत का। आप क्या समझते हैं कि मईशत की खराब होने की सूरत हाल ये भी हो सकती है, या ये भी एक वजह हो सकती है कि मुल्क में धरने दिए गए? हुकूमत अपनी गलत पॉलिसियों से बड़ी जमा नहीं हो सकती, क्योंकि धरना अगर हुआ भी है तो 2-4 किलोमीटर ही पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान बहुत बड़ा है। पाकिस्तान का एक सेक्टर है जो एग्रीकल्चर में चल रहा है, पाकिस्तान का एक सेक्टर है जो इंडस्ट्री में कर रहा है, पाकिस्तान का एक सेक्टर है जहां से एक्सपोर्टर्स अपना कॉटन से लेकर शर्ट तक बना रहे हैं। आप वो देखिए कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सिटी जो हैं ये 3-4 साल से बंद है, चाहे वो सियालकोट हो, चाहे फैसलाबाद हो, इवन साइड कराची का भी आप देख सकते हैं। तो ये एरिया में धरनों से कोई इफेक्ट नहीं है। ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए कि इनको जगह दे, इनको बिजनेस करने के लिए जगह दे, इनको फर्टिलाइजर दे, इनकी जो रकम दे, इनकी चीज़ें जब ये बन जाएं, जो बेस प्राइस हो वो इतनी अच्छी हो कि इनको कुछ नफ़ा हो। ये सब एक धरने के ऊपर कहकर हुकूमत ने जान छुड़ा लेना, ये बिल्कुल समझ नहीं आती है, क्योंकि हम खुद भी ऑपोजिशन के फेवर के लोग नहीं है, लेकिन हमें भी पता है कि इकोनॉमी और मुल्क चलता है पॉलिसी से, और पॉलिसीज ऑपोजिशन नहीं बना रही। अच्छा सर, पाकिस्तान में जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है, समझते हैं कि बैरून मुल्क जो सरमायाकार हैं या स्टेक होल्डर हैं, उनके ऊपर इस सारी सूरत हाल का कितना असर पड़ता है?
देखिए, उनके ऊपर ज़्यादा असर इसलिए पड़ता है कि वो बाहर बैठे हैं। पहला जवाब जो आपका सवाल है उसी के अंदर जवाब भी है। हाँ। तो वो जो है पॉलिटिकल क्राइसिस को ज़्यादा गौर से देख रहे होते हैं, वो इकोनॉमिकल क्राइसिस को ज़्यादा गौर से देख रहे होते हैं, वो अपना बॉर्डर की सिचुएशन ज़्यादा गौर से देख रहे होते हैं, वो आपके इवन वेदर के आपका माहौलियात में क्या हो रहा है उसको भी देख रहे होते हैं, क्योंकि उसके बेस पर आपकी फसलें होंगी, उसके बेस पर आपका इलेक्ट्रिसिटी जिस इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल है अगर वो नहीं है तो वो भी वो देख रहे होते हैं कि कौन कौन सी इंडस्ट्रियां रॉ मटेरियल जैसे गैस या इलेक्ट्रिसिटी नहीं है उसकी वजह से बंद है। तो उस पर बड़ा गलत यानी उनके लिए पड़ा है और वो मायूस हुए हैं। अच्छा सर, ऑपोजिशन की मुखालफत बावजूद भी हमने देखा कि कैनेडियन शहरी को एमडी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लगा दिया गया। तो आप क्या समझते हैं कि हमारे मुल्क में ऐसे लोग नहीं हैं जो इस निज़ाम को खुद से चला सकते हैं कि हमें किसी कैनेडियन शहरी की जरूरत पड़े? हैं, लेकिन अब हम लोगों ने डीम्यूचुअलाइजेशन होकर हमने स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर हमारा अब चाइना है। अब चाइना के पास मेंटेन करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का उनका हक है। तो जब वो अपना हक में वो कहता है कि हम अपना शख्स लेकर आएंगे तो हम उसमें कह नहीं सकते। यही मैं आपको कह रहा था ना कि जब आपका मुल्क किसी से कर्जा लेता है बड़े पैमाने पर या बड़े लेवल पर तो उसका हक बन जाता है। इसी तरह कोई चीज के इंडस्ट्री को कोई फॉरेनर ले लेता है, फिर उसका हक है कि किसको वो एमडी रखे और किसको डायरेक्टर जफर मोती साहब हमसे कह रहे थे जो करंट सिचुएशन चल रही है इकोनॉमिकली, जिस तरीके से डॉलर जो है ऊपर जा रहा है और पाकिस्तानी रुपया नीचे आ रहा है। वाकई में अगर हम बात करें मिसाक डार साहब की, तो इससे पहले जितनी भी कॉन्फ्रेंस होती थी उसमें हम यही देखते थे कि वो ये कहते थे जी मईशत बहुत अच्छी चल रही है, लाख हम धरनों का शिकार हैं, लाख हमारे ऊपर केसेस आए हुए हैं, लाख हमारे अंदर जो है वो बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, अपोजिशन जमातों की जानिब से जमहूरियत को मुस्तहकम नहीं होने दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी हमने जो है मईशत का पहिया चलाए रखा है और पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। तो मेरे ख्याल में कर्जे इतने ज्यादा ले लिए हैं और अब जैसी उनको बिल्कुल एक साइड के ऊपर वो हुए हैं, जैसी उनके ऊपर हुदैबिया पेपर मिल्स के ये मामलात सामने आए तो वही सूरत हाल है कि सरमायाकार बेचैन है, गैर मुस्तहकम, गैर यकीनी सी जो है वो सूरत हाल है। बिल्कुल ऐसे ही है और इस वक्त हमें जरूरत भी है कि कोई वजीर खजाना हो ताकि हालात जो है वो नॉर्मलाइज हो सके। बल यहाँ पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मच जाएगा। स्टे विद अस एंड कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और जनाब शो में एक बार फिर से खुशामदीद तो आपको कहेंगे, लेकिन जैसे कि अभी आपने देखा है कि अब्दुल मुईद की नमाज जनाजा जो है वो अदा कर दी गई है, जिसके बाद उन्हें कैवलरी ग्राउंड में जो है सुपुर्द खाक भी किया जाएगा और इस हवाले से जो भी मज़ीद अपडेट्स होंगी वो आपको बताते रहेंगे। लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान के एक जवान है जिनको आज अपने प्लेटफॉर्म से भी हम खराज तहसीन पेश करेंगे और जिस तरह से हमारे चाहे वो फ़ौज के जवान हो चाहे वो पुलिस के जवान हो, जिस तरह से अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं तो वाकई में वो हम लोगों के लिए बहुत काबिल फ़ख्र है और बड़े काबिल सताइश हैं इन लोगों के लवाहिकीन भी जो अपने इस तरह के जवानों का नजराना पेश करते हैं और दहशतगर्दी का ये और जो सेकंड जवान लेफ्टिनेंट थे अब्दुल मुईद और इनकी जो मदर हैं उन्होंने कहा है कि मुझे अपने बेटे के ऊपर फ़ख्र है और उन्होंने इंतहाई बाइज़्ज़त पेशा चुना और वो कहती हैं कि वो जो शहादत है उनकी उसके ऊपर उनको इंतहाई फ़ख्र है। और हमारी जो माएँ हैं वो ऐसी माएँ हैं कि अपने वतन पे अपने बेटों को कुर्बान कर देती हैं और फिर कहती हैं कि जितने बेटे भी होते हैं हम वतन पे जो है वो कुर्बान करते हैं। तो सलाम है पाकिस्तान बड़ी की तमाम हैरत होती है कि हमारे मुल्क के अंदर इस तरह की भी माएँ वाकई मौजूद हैं जो वाकई में अपने बच्चों की शहादत और अपने बच्चों का जनाजा सामने देखकर भी इतनी मजबूत रहती हैं और आगे से ये बात कह देती हैं कि हमें फ़ख्र है उनकी शहादत पर। मतलब क्या बुलंद हौसले होंगे, क्या बुलंद तो यही हौसले देख के तो दहशतगर्द पसपा होते जा रहे हैं, यही हौसले देख के तो दहशतगर्द अब पीछे हटते जा रहे हैं। खैर गुड मॉर्निंग आज के प्लेटफॉर्म से हम बहुत ज़्यादा खराज तहसीन पेश करते हैं हमारे उन तमाम शोधा को, पाक फौज के तमाम जवानों को जिन्होंने अपने मुल्क के लिए जाने दी। आगे बढ़ेंगे और फाटा इस्लाहात की बात करेंगे। फाटा इस्लाहात के मामले पर ऐवान में तूफान बरपा हो गया है। दूसरे रोज भी बिल कौमी असम्बली में पेश ना करने पर अपोजिशन ने वॉकआउट किया और हुकूमत पर बरस पड़ी। अरकान ने फाटा का मामला जमहूरियत के खिलाफ साजिश करार दे दिया। फाटा इस्लाहात का बिल पेश क्यों नहीं हुआ? अपोजिशन जमातें हुकूमत पर बरहम, कौमी असम्बली से दूसरे दिन भी वॉकआउट कर दिया।
स्पीकर अयाज सादिक की सदारत में कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो अपोजिशन ने फाटा इस्लाहात के मामले पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह बोले, फाटा इस्लाहात का बिल एजेंडे से निकालना हुकूमत की नाकामी है। बिल क्यों निकाला, वजह बताई जाए। गवर्नमेंट सोच ले, अगर उनके पास थोड़ी सोच है, मगर हम अंडर प्रोटेस्ट जो आपने पार्लियामेंट की तौहीन की है, बिल लाके विथड्रॉ किया है, हम उस प्रोटेस्ट में वॉकआउट करें। तहरीक इंसाफ के रुकन असेंबली असद उमर भी खूब बरसे। क्या ये मसले नाश्ते में हल होंगे पाकिस्तान में? तो इस अवान की क्या जरूरत है? एक नाश्ते की टेबल पे रख ले, या अंदरून शहर में बड़ा जबरदस्त नाश्ते मिलते हैं, वहां पे हम चला लिया करेंगे इस पार्लियामान की। फिर क्या जरूरत है? तो नाश्ते की टेबल वाले फैसले हमें मंजूर नहीं है जी। हम इस वक्त बॉयकॉट करेंगे जब तक ये फाटा का मामला वापस असेंबली के अंदर नहीं लाया जाएगा। जमात इस्लामी के रुकन साहबजादा तारिक ने हुकूमत पर सुस्ती का इल्जाम लगाया। वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर शेख आफ्ताब ने अपोजिशन को ठंडा कराने की नाकाम कोशिश की। हम अदरवाइज भी कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला को है ये बातचीत के जरिए सॉर्ट आउट कर दिया जाए, और मैं यकीन है कि इंशाअल्लाह ये हम अपोजिशन के जितने भी हमारे मोअज़्ज़ज़ कायदीन हैं इनके साथ मिलकर हम इन तमाम मामलों को इंशाअल्लाह सेटल कर लेंगे। वफाकी वजीर की यकीन दहानी के बावजूद अपोजिशन का गुस्सा कम न हुआ और ऐवान से उठकर चले गए। चले जनाब, अल्टीमेटम तो दे दिया गया है। फाटा इस्लाहात अगर ना हुई तो 31 दिसंबर के बाद धरने होंगे। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि फाटा को केपीके में जम करने के लिए आप एहतजाज कर रहे हैं, इमरान खान सरापा एहतजाज है, फिर कबायलियों का खुद अपना मुतालबा भी यही है, पीपल्स पार्टी भी इसकी हिमायत कर रही है, नून लीग ने भी कभी इस मुतालबे की मुखालफत नहीं की है बज़ाहिर। फिर फाटा इस्लाहात का मामला अटका कहां पर है? क्या मुश्किल है जो ये हल नहीं हो पा रहा? फाटा का मसला बहुत संगीन है। ये 1 करोड़ पर मुश्तमिल आबादी है जो तमाम बुनियादी हुकूक से महरूम है। वहाँ यानी आप अदालत में नहीं जा सकते हैं, और शायद फाटा दुनिया का वाहिद ऐसा खित्ता है जिसमें एक अजीब और गरीब कानून है कि अगर जुर्म कोई छोटा भाई करे तो बड़ा भाई गिरफ्तार होगा, भतीजा करे तो चचा गिरफ्तार होगा, भांजा करे तो मामा गिरफ्तार होगा, पड़ोसी करे कोई ना मिले तो पड़ोसी उसके जुर्म में गिरफ्तार होगा। और पॉलिटिकल एजेंट वहाँ एक बादशाह होता है जो आपके घर को मसमार कर सकता है, बग़ैर FIR को आपको गिरफ्तार कर सकते हैं, आपको 25 साल जेल भेज सकते हैं, आपको इलाका बदर कर सकते हैं। और आज अगर वहाँ बदअमनी और ये दहशतगर्दी के जितने मसाइल है, ये FCR की वजह से, ये 1901 का कानून है जो अंग्रेज़ ने इसलिए नाफिज किया कि इस इलाके में उनके खिलाफ एक बगावत थी, एक आज़ादी का जज्बा था। तो आज़ादी की इन लहरों को दबाने के लिए और मिटाने के लिए उन्होंने ये कानून नाफिज किया। आज हम उनके साथ है इसलिए कि उनका मुतालबा है। आपके इल्म में होगा कि आज 12 दिसंबर तक हमारा मार्च था, 3 दिन का मार्च था, लॉन्ग मार्च था, और आज हमने ऐलान किया कि अगर ये मसला हल नहीं हुआ 31 दिसंबर 2017 तक तो इंशाअल्लाह हम एक बार फिर अपने चादर और कंबल और खेमे के साथ इस्लामाबाद कबाइल के लोग आएंगे। चले सर, तो स्टांस यही है कि अगर ये मसला हल नहीं हुआ तो फिर एक दफ़ा फिर धरना दिया जाएगा। मार्च में सरताज अजीज की कमेटी ने फाटा रिफॉर्म से मुतालिक जो बिल तश्कील दिया था उसके तहत फाटा को केपी में जम होना था, लेकिन अब मजीद कानून साजी के बाद जो बिल पेश किया जा रहा है इसमें पेशावर हाई कोर्ट का कहीं जिक्र नहीं है, जबकि FCR की बात की जाए जिसके खात्मे के बाद लोगों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट रुजू करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। तो मुजव्वज़ा बिल है, इससे तमाम अपोजिशन जमातें मुत्तफिक हैं या फिर इसके अंदर कोई तरमीम साजी देख रहे हैं आप? देखिए, आज हुकूमत ने एक बिल पेश भी किया और वापस भी लिया। ठीक, उससे 3 दिन कबल 2 वज़रान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम एक बिल ला रहे हैं। अवाम को एक उम्मीद था कि शायद हुकूमत सीधे रास्ते पर अब चल रही है जी। लेकिन ये बिल वापस लेकर हुकूमत ने ये मैसेज दिया कि हुकूमत कबाइली अवाम के मसाइल हल करने में संजीदा नहीं है। जहाँ तक अदालतों की जोरिस्डिक्शन की बात थी तो यही था ना कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जोरिस्डिक्शन कबाइली इलाकों तक पहुँचाया जाए। इतना सिंपल और सादा मसले को भी उन्होंने कश्मीर की तरह एक मुश्किल मसला बनाया और बिल टेबल करके वापस लिया। इस बात की अलामत यह है कि हुकूमत अब डिसीजन करने की सलाहियत नहीं रखती है। ये एक लीडरलेस हुकूमत है और संजीदा नहीं है। इनकी सारी सोच नेब के दफ्तर तक महदूद है कि किस तरह वहाँ रिलीफ मिले और किस तरह वहाँ छुटकारा मिले।
इसलिए वो आवाम के मसाइल हल करना बिल्कुल उनकी सही सर, तरजीहात में उम्मीद शामिल ये नहीं है। करते हैं कि दिसंबर तक का जो अल्टीमेटम दिया तब तक ही मामलात हल हो ही जाएं। अच्छा, अब कुछ बात करना मैं चाहूंगी MMA बहाली के हवाले से। अभी तो बाकायदा प्रोग्राम नहीं बना है, एग्जैक्टली एक उसूली इत्तेफाक हुआ है, सही, इनका तंजीम नहीं बना है और सिर्फ एक तय हैं, इसलिए इंशाल्लाह ये एक बार चल पड़ेगा तो फिर हम बात आगे बढ़ेगी। सही ये है कि एक आइडिया है कि तमाम दीनी जमातों को एक किया जाए, इसलिए कि मिंबर और महराब एक होगा और इनसे एक ही बात कौम के सामने आएगी तो ये पूरी कौम एक हो सकती है। तो दीन तो हमें एक होने का हुक्म देता है और ज़ाहिर है इस वक्त पूरी मिल्लत इस्लामिया को एक होने की ज़रूरत है। इस्लाम किस तरह तकसीम दर तकसीम है, शिया और सुन्नी बुनियाद पर लड़ाइयाँ जारी हैं, मसलकों की बुनियाद पर, कौमियतों की बुनियाद पर, लिसानी बुनियादों पर। तो हम समझते हैं कि हमारा तकसीम दुश्मन के लिए फ़ायदेमंद है और हमारा एक दुश्मन के लिए ख़तरा है। चलिए सर, तमाम हम सब यूनाइटेड ही रहें। लब्बैक या रसूलुल्लाह के हवाले से बात करना चाहूँगी कि एक नई जमात के तौर पर सामने आई है, इलेक्शन में हिस्सा लेने का भी ऐलान किया है, क्या इन्हें MM में शमूलियत की दावत दी जाएगी अगर के लिए मजीद कोई इकदाम किए जाएं तो? एक स्टीयरिंग कमेटी कायम हुई है, अच्छा। जिसमें तमाम मुत्तहिदा मजलिस अमल में जो जमातें थे उनके नुमाइंदगान है जी। और उनको यही काम हवाला किया गया था कि वो तमाम दीनी जमातों से राबते करे। जी। तो कुछ से राबते हो गए हैं, कुछ से राबते, लेकिन मेरा अपना ही ख्याल है कि तमाम उन लोगों को इकट्ठा किया जाए कि जो नजरिए पाकिस्तान पर यकीन और ईमान रखते हैं और जिनके दामन पर करप्शन के दब्बे नहीं हैं। सही। अच्छा, PTI और जमात इस्लामी PK में इत्तेहादी जमातों के दरमियान तलखियां भी हैं, इख्तलाफात भी बढ़ रहे हैं, क्या मुस्तकबिल में फिर दोनों जमातें एक साथ चल सकेंगी? देखिए, PTI और जमात इस्लामी का इश्तराक जो है वो एक हुकूमत में है, मखलूत हुकूमत में है, अब भी है। बाकी सियासी मसाइल पर वो भी आज़ाद है अपने नुक्ता नज़र पेश करने में और हम भी आज़ाद हैं। वो अपनी एक्टिविटी और मसरूफियात, जलसे जुलूस, हम अपने स्लोगन, अपने मंशूर, अपने प्रोग्राम के तहत कर रहे हैं जी। तो इस तरह सच ये आप यूँ समझे कि वो भी आज़ाद है, हम भी आज़ाद है। बाकी जहाँ तक मखलूत हुकूमत में शामिल है वो भी शामिल है, हम भी सर, शामिल एक और जमात भी है जो आजकल बड़ी हाईलाइट और वो है MKM की धड़ेबंदियों के बाद सिंध के शहरी इलाकों पर दीगर जमातें खास तौर पर तवज्जो दे रही हैं। पीपल्स पार्टी और ज्यादा सरगर्म है, जबकि नून लीग ने भी सिंध में वापसी का ऐलान कर दिया है। तो आइंदा इलेक्शन में सिंध से जमात इस्लामी को कितनी उम्मीद है कि माजी जैसी कामयाबी मिल सकेगी? देखिए, कराची में जमात इस्लामी मौजूद भी और पहले भी थी। अच्छा। ये तो एक बैनुल-अक़वामी साजिश के तहत इस शहर को डिस्ट्रॉय करने के लिए जमात इस्लामी को दीवार से लगाया गया और वहाँ ऐसे अनासर लाए गए जिनकी सियासत की वजह से वहाँ तासुब में इजाफा हुआ, लोग आपस में लड़े, मसलकों की बुनियाद पर भी, ज़ुबान पर भी। 24,000 से ज़्यादा लोग कराची में अब तक कत्ल हो गए हैं, मजदूर जलाए गए, वकला जलाए गए, खौफ का फ़िज़ा। तो यह सब कुछ नहीं था जब इस शहर में MQM का वजूद नहीं था। MQM के बाद ये सारी चीज़ें आम हो गई। अब अगर वो 3-4 दड़ों में तकसीम है तो आप खुद देख रहे हैं कि एक दूसरे के बारे में गवाहियाँ दे रहे हैं कि कत्ल में वो मुलव्विस और लूटमार में वो मुलव्विस थे। पहली बार उनके लीडरों ने एक दूसरे के बारे में सच बोलना शुरू किया है, तो अच्छी बात इस सच को कबूल किया। अच्छा। जहाँ तक जमात का इस शहर में होने का ताल्लुक़ है तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मौजूद है और आपके इल्म में होगा कि 17 दिसंबर को जमात इस्लामी अल-कुद्स के हवाले से बैतुल मुक़द्दस के सपोर्ट में एक मिलियन मार्च का इनेकाद कर रही है। सिंध में इंतखाबी इत्तेहाद के लिए किसी राब्ता आप लोगों का हुआ है या MMA के प्लेटफॉर्म से ही अगर हम देखें तो इलेक्शन लड़ा जाएगा, कोई ऐसी सूरत हाल है? लेकिन इंतखाबी इस्लाहात से के लिए तो हमारे सबसे राबित हैं। मैं चाहता हूँ कि ऐसा इलेक्शन हो जिसमें पैसे का अमल दखल ख़त्म हो
सही। और एक ऐसा इलेक्शन सिस्टम हो जिसमें आम आदमी को भी असम्बली में जाने का मौका मिले जी। और एक ऐसा इलेक्शन सिस्टम हो जिसमें करप्ट लोगों के लिए उम्मीदवार बनने का रास्ता बंद हो जाए। मेरा तो डिमांड यही है कि जो लोग नेबज़द्दा है, जिन लोगों के नाम पानामा लीक्स में है, जिन्होंने कर्जे लेकर हड़प करवाए हैं जी। ऐसे नाजायज़ कामों में शामिल जितने भी नाम मौजूद है जी। उनको आइंदा इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना दिया जाए ताकि पाक लोग असम्बलियों में पहुँचे तो लोगों का मसला हल होगा। बाकी सबके साथ इलेक्शन रिफॉर्म्स पे बातचीत हो रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि दीनी हो जो नजरिए पाकिस्तान पर ईमान। अच्छा सर, एक तरफ जहां पर जमात इस्लामी रिफॉर्म्स के ऊपर बात कर रही है, वहीं कराची में के इलेक्ट्रिक की जानिब से जायद बिलिंग, लोड शेडिंग और दीगर मसाइल पर भी जमात इस्लामी ने काफ़ी आवाज़ उठाई है, धरने भी दिए हैं, लेकिन अमली तौर पर इसका नतीजा कोई नहीं निकल सका। क्या अब इस इशू तैयार कर ली गई है, क्योंकि जमात इस्लामी की जानिब से अब कोई अवामी इशू नहीं उठाया जा रहा है, वही इशू उठाया जा रहा है जो इलेक्शन में काम आने वाले इशू? अब तक तो ऐसा नहीं हुआ, इसलिए पानामा लीक्स में नवाज शरीफ साहब के अलावा भी 436 अफराद के नाम हैं। उसमें सियासी लीडर भी है, ब्यूरोक्रेट भी है, उसमें जज भी है, उसमें हर तरह के लोग हैं। जब नवाज शरीफ साहब नाअहल करार दिए गए और वो हुकूमत से रुस्खत हो गए तो हम एक पिटिशन जमा हमने की है जिसमें सुप्रीम कोर्ट से मुतालिबा किया है कि बाकी लोगों का भी ऑडिट और उनके साथ भी हिसाब किताब हो जाए। ठीक। अब सुप्रीम कोर्ट ने नेब को भी समन किया है, सर वो कहते हैं सरबराहों से शुरू कर दिया है जी। लेकिन खासी मैं समझता हूँ एक सुस्त रफ्तारी है। हम समझते हैं कि इस केस को यानी जल्दी निपटाया जाए। सिर्फ हमारे साथ मौजूद थे और ओवरऑल जो तमाम सिचुएशन रही है उसके ऊपर हमने बातचीत की है, जिसमें हमने ये भी जानने की कोशिश की है कि आगे इंतखाबात के लिए इन लोगों का इत्तेहाद किससे होने जा रहा है। साथ साथ जो पैनामा पेपर्स के हवाले से अभी वो बातचीत कर रहे थे, नवाज शरीफ के हवाले से बातचीत कर रहे थे, तो ओवरऑल जो तमाम वो काफ़ी हद तक क्लियर है। लेकिन अब ये देखना है कि फाटा इस्लाहात के ऊपर जो अब कहा जा रहा है कि शायद अब हुकूमत एक्टिव हो, शायद जो पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास पर से बुलाया जा रहा है उस पर कोई हिकमत अमली सामने नजर आए, तो अब सिचुएशन जो है वो मेरा ख्याल है कि परसों तक ज्यादा वाज़ेह। हाँ, और एमएमए के हवाले से तश्कील 9 के ऊपर काम हो रहा है, तो मेरे ख्याल में पीटीआई ने अपने इतने ज्यादा वहां पर गढ़ जमा लिया और पीटीआई ने वहां पर लोगों के इतने ज्यादा दिल जीते हैं कि अब अगर एमएमए की तश्कील होती है और उसके लिए तमाम जमातें बैठती हैं, तो मेरे ख्याल में अब एमएमए को दोबारा से बनाना वाकई में एक बहुत बड़ा जो है मुश्किल मरहला होगा, क्योंकि इसकी तश्कील होगी, फिर उसके बारे में बातचीत। इस्लाहात के हवाले से हम बात कर रहे हैं, फाटा के लोगों की सोच क्या है, वहां पर फाटा के लोग क्या चाहते हैं और क्यों इस इस्लाहात में इतनी ताखीर हो रही है, इस हवाले से बात करेंगे। ब्यूरो चीफ पेशावर फरजाना अली में ज्वाइन करेगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद तो कहीं जाएगा मत। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वाचिंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। तो जनाब फाटा के हवाले से बात कर रहे हैं, फाटा के रिफॉर्म्स के हवाले से बात कर रहे हैं कि फाटा में इतनी ताखीर क्यों। फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम का मामला एक सियासी सूरत हाल अब इख्तियार कर चुका है। कुछ तबके इंजमाम के हक में है, लेकिन बाज इसके मुखालिफ भी दिखाई देते हैं। इस सिलसिले में वो अपनी क्या दलील पेश करते हैं, इस हवाले से दिखाते हैं आपको आसिफ शहजाद की पेशावर से ये रिपोर्ट। 2 मार्च 2017 को वफाकी काबीना की तरफ से मंजूर किए गए फाटा रिफॉर्म पैकेज पर अमल दरामद में ताखीर ने कई सियासी के लिए धरनों और जलसों की राह हमवार कर दी। कुछ का कहना है कि मुजव्वजा इस्लाहात का पैकेज खामियों और तजादात के बावजूद उस जमूत को खत्म कर देने का सबब बनेगा जिसका शिकार ये खित्ता गुज़िश्ता 70 साल से रहा है। जो वाज़ेह तौर पर चीज सामने आई है तो वो खैबर पख्तूनख्वा में जम होने की बात बहुत वाज़ेह तौर पर सामने आई है। और दूसरा अगर हम देखें जो कि वज़ीर आज़म की जो उसने सरताज अजीज साहब की नुमाइंदगी की लीडरशिप में काम किया और जो तजावीज़ उस कमेटी ने पेश की उनमें भी यही है कि फाटा का जो खैबर पख्तूनख्वा में जम होने के हवाले से बहुत वाज़ेह तौर पर ये चीज़ सामने आई है कि वहाँ के लोग जम होना चाहते हैं। और दूसरा इंतज़ामी हवाले से भी और बाकी हवालों से भी ये ज़्यादा फीजिबल ऑप्शन समझा जाता है कि जम होना ही बेहतर ऑप्शन है। एक राय ये भी है कि फाटा इस्लाहात में कबायली खवातीन को अंदाज किया गया है, जो सरासर नाइंसाफी और ज्यादती है। इस्लाहात में खवातीन की नुमाइंदगी इंतहाई जरूरी है, जबकि रिवाज एक्ट में भी खवातीन को बराबरी की नुमाइंदगी देना होगी। जो कंसल्टेशन हुई है सरताज अजीज साहब की
वो तमाम एजेंसीज़ में गई। उन्होंने वहाँ तमाम स्टेक होल्डर से, जिसमें ख़ासकर जो हमारे कबायली मशरान हैं, यूथ हैं, जर्नलिस्ट हैं, मुख्तलिफ मकात फ़िक्र के लोगों से मुलाकात की। लेकिन एक ख़वातीनी ऐसे सेगमेंट है कि जो इसको नज़रअंदाज किया गया और उनको उसमें शामिल एक साइड पर हज़ारों मर्द हज़रात से वहाँ पूछा गया, लेकिन एक खातून से भी वहाँ कंसल्टेशन नहीं की गई। लेकिन मुल्क में कुछ हल्के फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में इंतजाम के मुखालिफ नजर आते हैं, जिनमें जमीयत उलमा इस्लाम फेज है। कबाइल को अलग सूबा दिया जाए, उसका निज़ाम तब्दील किया जाए, इफ्तियार की जगह पे एक सालेह शरीयत का निज़ाम लाया जाए और वहाँ के जो हैं अपना वज़ीर आला बन और अपनी असम्बली और अपने गवर्नर का हक दिया जाए ताकि उसकी कौमी दायरे में शामिल हो जाए। ताहम इस सारी बहस में चंद बातें गौर हैं जिन पर तवज्जो जरूरी है, जैसा कि रिवाज एक्ट का मामला और गवर्नर की स्पेशल कमेटी में वजीर आला, सूबाई काबीना और फाटा के मेंबरान की शमूलियत के साथ साथ खवातीन की हर फोरम पर मुनासिब शामिल है। कैमरामैन मलिक आदिल के साथ आसिफ शहजाद, आज न्यूज पेशावर। इसी सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पेशावर ब्यूरो चीफ फरजाना अली ने। अस्सलाम वालेकुम फरजाना, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा फरजाना, फाटा इस्लाहात के हवाले से कुछ बातचीत करना चाहेंगे। क्या समझती हैं आप, अगर फाटा को जम कर लिया जाता है तो इंतजामी एतबार से कितना बेहतर होगा? देखिए, इंजमाम में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आसान तो ज़रूर हो जाएंगी इंतज़ामी लिहाज से, क्योंकि अगर हम पहले से ही देखें तो खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में ऑलरेडी इनके जो पॉलिटिकल एजेंट्स हैं वो बैठे हुए हैं। जैसा कि मैं अगर वो टांग में है, इसी तरह अगर हम खैबर एजेंसी की बात करें तो वो बरसों से ही पेशावर में ही सारा का सारा सेटअप है। इसी तरह औरकज़ई के हवाले से भी अगर हम देखा जाए, और जब ज़रबे अज़ब शुरू हुआ तो नॉर्थ वज़ीरिस्तान का भी बनू में बहुत सारे मामलात जो हैं वो उससे पहले भी और इंतज़ाम खैबर पख्तूनख्वा के साथ हो जाता है, तो ये बहुत आसान होगा, फिजिबल होगा, बहुत ज़्यादा और चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी। क्योंकि अगर आप फाटा का नक्शा देखें तो वो बहुत ही पेचीदा किस्म का एक नक्शा है, पूरी एक पट्टी है खैबर पख्तूनख्वा से। अगर आप मैं इस तरफ से जैसे मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ और मैं मोहम्मद एजेंसी को देखती हूँ तो पूरा यूं करके फिर इधर हमारे साथ हंगू में आके अगर आप देखें तो वो कुरम एजेंसी, फिर आगे या उसी के साथ शुमाली वज़ीरिस्तान और पूरा टच करता है। लेकिन एक दूसरे के साथ मिलाने के लिए फिर इनको मोटरवे चाहिए होगी, बहुत अच्छा एक सड़क का निज़ाम चाहिए होगा, फिर वहाँ पे एस्टैब्लिश करने होंगे, जो कि जाहिर है इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है। तो इब्तदाई तौर पर जो सबसे आसान है वो इंतजामी तौर पर वो यही लगता है कि इसे खैबर पख्तूनख्वा में जम करना। बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि केपी में इसको जम कर दिया जाए। अच्छा फरजाना, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इसका इंतजाम इतना आसान नहीं है, इतना मुश्किल एरिया है, उसको एडजस्ट करना मुश्किल है, वहीं पर जो फाटा के अवाम है वहाँ पर दो तबकात हैं, एक तो मुशीर है और दूसरे यूथ है। ये बताइए वहाँ के जो अवाम है, वहाँ के जो लोग हैं, उनका क्या ख्यालात हैं, वो क्या कहते हैं? देखिए, फाटा का जो मामला है ना, अगर आप देखें तो उसमें जो सियासी मफादात हैं या ज़ाती मफादात हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। अगर हम मतलब मेरी पैदाइश से लेकर अब तक मैं अगर देखती हूँ फाटा को, खुसूसन जब से होश संभाला है तब से लेकर अब तक, तो ये एक बैनुल-अक़वामी सियासत का गढ़ रहा है। अफगानिस्तान और फिर पूरे खित्ते को जिस तरह से आप देखते हैं, पहले बरतानिया, फिर उसके पास रशिया, फिर अमेरिका, अब चाइना, ये सारे इस लिहाज से अगर आप देखें तो वहाँ पे कुछ जो पॉलिटिकल जिनका इंटरेस्ट है, या अगर मल्कों का और इनका देखें उनका जो इंटरेस्ट है, उसमें अगर आप देखते हैं तो उसमें पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, ताकत बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, इख्तियारात बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो वो अगर इलाका गैर रहेगा तो सब कुछ छुपा हुआ रहेगा, सब कुछ जो है वो एक अंडर द ब्लैंकेट रहेगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और जो गेम आपने खेलनी है वो आप खेलते रहेंगे। ठीक इस लिहाज से अगर, और खुसूसन जब हम अफगानिस्तान के हवाले से बात करते हैं, ड्यूरन लाइन को देखते हैं, तो वो मसाइल जो है वो बढ़ेंगे, लेकिन इन मसाइल के बढ़ने से कुछ लोगों के जो इंटरेस्ट है वो फलेंगे फूलेंगे। लेकिन अगर हम पाकिस्तान का
मसाफात देखते हैं। आपने ऐसी यूथ की बात की है, यूथ को अगर हम मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं, क्योंकि मैंने जब भी फाटा के मुख्तलिफ इलाकों में गई हूँ, खुसूसन मैं वजीरिस्तान की बात करूँगी, खुर्रम एजेंसी अलबत्ता कुछ लोग बहुत ज्यादा मतलब 11 साल चूंकि वहाँ पे गुजारे अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई, तो वो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, तो उनका मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। लेकिन अगर हम इस तरफ आते हैं तो वहाँ पे यूथ निगलेक्ट किया गया है। मर्जर होता है तो वो मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे और उनको यही वजह है कि वहाँ की यूथ की और दीगर लोगों की राय जो है बड़ी मुख्तलिफ है और बड़ा इख्तिलाफ राय पाया जाता है इस पे। जी बिल्कुल, और उसी की मेन वजह मैं आपसे यही कह रही हूँ ना कि इंटरेस्ट ले लेता है जो पॉलिटिकल एजेंट है या पॉलिटिकल का पूरा अगर हम सेटअप देखें तो उसमें वो एक बादशाहत है। फिर एफसीआर का जो कानून है वो बहुत ज्यादा एक इंसान कुश कानून है। इदारी के तहत आपने देखा कि सिराजुल हक साहब भी इस इशू पर बात कर रहे थे, हर कोई इस पर बात करता है, हम खुद जाते हैं तो बड़ा हैरान हो जाते हैं। अच्छा फरजाना, खवातीन की नॉन इन्वॉल्वमेंट के हवाले से भी काफी खदशात है, क्या तहफुजात है खवातीन के सब पर? देखिए बहुत बड़ा इशू है, इसके ऊपर हम मुसलसल बात कर रहे हैं काफ़ी अरसे से, क्योंकि जो कमेटी बनाई गई थी सरताज अजीज साहब के सरबराही में उस वक्त से लेकर उसमें भी मतलब कोई खातून शामिल नहीं थी, और फिर जहां गए ये लोग मुख्तलिफ लोगों से बात करने के लिए तो वहां भी खवातीन को हिस्सा नहीं दिया गया। अब जो मैं आने वाला सेटअप देख रही हूँ उस भी तक क्लियर नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर ये खैबर पख्तूनख्वा में जम हो जाता है और इनको कुछ सीटें सूबाई असम्बली में मिल जाती हैं तो अभी तक ये बात क्लियर नहीं हुई कि उसमें कितनी खवातीन की होंगी। सेनेट और नेशनल असम्बली में देखते हैं तो वहाँ पे आपको पता है कि जो उनका कोटा है उसमें हमें कोई खातून नजर नहीं आती। तो अब इसीलिए बार बार ये बात हो रही है कि अगर आपने खैबर पख्तूनख्वा में जम करना है, जिसको अक्सर लोग अच्छा समझ रहे हैं, मैं खुद को बहुत अच्छा समझती हूँ क्योंकि अगर अलहदा सूबा बनाएंगे तो उसमें पेचीदगियाँ बहुत ज्यादा हैं, तो अगर जम कर लेते हैं, लेकिन आप जो जम करने जा रहे हैं उसमें भी बहुत ज्यादा खला हैं, उस पर भी बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो फार्मूला इन्होंने बनाया है। ख़ुसूसन ख़वातीन के हवाले से अगर मैं बात करूँ या असम्बली में उनकी शमूलियत करूं तो क्या ये फिर वही होगा कि आप नेशनल असम्बली में जैसे बैठे हुए हैं, आपका कोई हक ही नहीं है कानून साजी, ठीक है, विमेंस राइट नहीं है और बहुत सारे दीगर मसाइल हैं। ब्यूरो चीफ पेशावर फरजाना अली फाटा के हवाले से बात कर रही थी और उनका यही कहना है कि जो फाटा के अवाम है, जो फाटा की यूथ है, वो ये चाहती है कि वो भी मेन स्ट्रीम पर के पास भी वही डेफिनेटली वहाँ की जो यूथ है और जो दीगर उनके कबायली इलाका जात हैं और दीगर उनके जो सरबराह हैं उनकी सोच में काफ़ी इख्तलाफ पाया जाता है। और यहाँ पर अनम ये बात भी बड़ी काबिल जिक्र है कि जो दिफाई तज्ज़ियाकार हैं अमेरिकन माइकल कुगरमैन, वो भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने भी इस बात की हामी भरी है कि यूएस एड प्रोग्राम के तहत इस इंजमाम को यकीनी बनाया जाएगा। तो दिस इज वेरी गुड अगर अमेरिका इस चीज़ के अंदर और इस इनिशिएटिव के अंदर बड़ा एक्टिव है। बिल्कुल जनाब, आगे इंतखाबात भी आने वाले हैं, तो डेफिनेटली ये जो फाटा एंड केपी मर्जर है ये तमाम दोनों अवाम के लिए जो है वो बड़ा बेहतर तौर पर, लेकिन वाकई में वक्त बड़ा दरकार है क्योंकि इंतजामी तौर पर इस सबको इम्प्लीमेंट कराने में इट विल टेक टाइम। तो इलेक्शन से पहले क्या सूरत हाल बनती है, ये सारी सूरत हाल मेरा ख्याल है कि जल्द वाज़ेह भी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं जनाब और अब कुछ बात करते हैं सर्दी की। और आज जैसी सर्दी की बात सुस्ती सी है, सब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आज ठंडक है, एक ठंडा सा माहौल है, लेकिन अजीब सुस्ती सी हो रही है। अक्सर ऐसे होता है कि सर्दियों में लोगों को ना बड़ा जब सुबह उठते हैं तो उनसे उठा नहीं जा रहा होता, बड़ी अजीब सी फीलिंग होती है। लेकिन ऐसे में अगर आप सुबह सुबह उठ के कुछ ड्राई फ्रूट्स खा लें तो आपकी बॉडी को बड़ी गर्मी भी मिलती है और आप अच्छा और एक्टिव भी फ्रेश भी फील कर रहे होते हो। तो इसी सब पर हमारी टीम ने एक पैकेज बनाया है इंजीर के ऊपर कि इंजीर में क्या क्या अफादियत है, किस तरह से आप लोगों के लिए बेहतर है और सुस्ती से उठते हैं उन लोगों के लिए कितनी मुफीद है। आइए देखते हैं। अंजीर को जन्नत का फल भी कहा जाता है। ये कमजोर और दुबले पत्ते बेशबहा नेमत है। अंजीर सेहत बख्श और बेपनाह फवाइद का हामिल फल है। माहिरीन का कहना है कि मोटापे से तंग अफराद दिन में अंजीर के 4 से 5 दाने खाएं, जो जिस्म को दरकार कैलोरीज के लिए काफी हैं। अंजीर आते हैं ऐसे केमिकल जो हजारों साल से जिल्द के मुतालिक जुमला अमराज या बीमारियों की रोकथाम के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। खुश्क अंजीर तकरीबन पूरा साल ही दस्तयाब होती है। इसमें विटामिन,
मिनरल्स और फाइबर की भरपूर मिकदार पाई जाती है। इसमें कुदरती तौर पर ग़िज़ाई अज्जा होते हैं जो इंसानी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए हर तरह से मुफीद साबित होते हैं। इंजीर का दरख्त शुमाल और मगरिब एशिया, मिस्र, यूनान और इटली में बड़े पैमाने पर काश्त किया जाता है। इसके दरख्त की गुंजाइश 12 फीट होती है। बैल शेप इंजीर की साख झुर्रियों और छोटे छोटे बीजों से मुज़य्यन होती है। इसकी स्किन लेदर जैसी नजर आती है। 100 ग्राम खुश्क इंजीर में 250 ग्राम कैल्शियम पाया जाता है। इसलिए इंजीर हड्डियों और दांतों की मजबूती के साथ साथ बालों की नशोनुमा में भी अहम करती है। इंजीर में शामिल एंटीऑक्सीडेंट किसी भी दीगर फल की निस्बत ज्यादा मयारी होते हैं और ये मुरक्कबात ऐसे मादों को खारिज कर देते हैं जो खून की नालियों को निशाना बनाते हैं। चलिए जनाब, ज़बरदस्त सा ये एक पैकेज था और काफ़ी अफादियत जो है वो इस सब की हमें दिखाई गई है इस स्टोरी में। और मैं ये चीज़ देख रही थी कि वाकई में जो कुदरती चीज़ें होती हैं उनके कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से आपको फ़ायदे पहुंच रहे होते हैं और जो भी मैन मेड चीज़ें होती हैं उसकी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से नुकसान होता है, चाहे वो हमारा फास्ट फूड हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन जो ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल है वो मेरा ख्याल है कि बड़ा ज़बरदस्त ये जो वेट लॉस करना चाहते हैं। कुछ चीज़ें आपकी रिवायत भी होती हैं और ट्रेडिशन भी होती हैं जिनको आप बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं और फ़ायदा भी उससे आपको बहुत सारा होता है। तो गुड मॉर्निंग, आज मैं यहाँ वक्त एक ब्रेक का कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। और क्या करना है हमने जनाब, ब्रेक नहीं ले रहे हैं हम बिल्कुल। चले जाओ, मेरा का वक्त खत्म हो चुका है और हम बातों में और ड्राई फ्रूट्स में इतना खो गए कि हमें वक्त का अंदाजा नहीं हुआ। एनीवे, आप लोगों से इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ नई स्टोरीज के साथ। टिल देन रखिए, दुआ में याद रखिए, कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग आज।